नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे हम उस शख्स के बारे में जिन्होंने शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने की अब जिम्मेदारी उठाई है। एक तरह से कह लीजिए कि उनका अब नेतृत्व शायद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेगा। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनका नाम अभी हाल ही में आपने कई बार सुना होगा। आपको पता ही था कि जब उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी तो वहाँ एक एमएलसी थे श्री चंद शर्मा जी, जिन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर वार्ता की। साथ ही साथ इनसे शिक्षा मित्र संगठन ने भी मुलाकात कर उनको पूरी तरह से अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया है। भले ही उनका ये कहना है कि शिक्षा मित्र संगठन उनसे अब जाके मिला है, पहले से वो शिक्षा मित्र की समस्याओं से अवगत नहीं थे। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा मित्र संगठन ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। कब? जब उन्हें उस बैठक में पाया गया जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा के लिए हुई थी। अब श्री चंद शर्मा जी से वार्ता के दौरान, जैसे शिक्षा में संगठन से वार्ता हुई उनकी, और उनके साथ वार्ता मुख्य सचिव जी से भी हुई, बात हुई है उनकी मुख्यमंत्री जी से भी। लेकिन क्या वो वार्ता सिर्फ शिक्षा मित्रों को लेके हुई है, या जो उस बैठक का सार था कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, उसको लेके बात हुई है। तो जैसा आप जानते हैं कि एमएलसी जी जब माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं तो उन्होंने सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। लेकिन जो उनके जवाब बाद में आए, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा मित्रों तक पहुंचाए, उसमें उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा मित्रों की बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं वो हम आपको बहुत ही संक्षेप में बताएंगे। आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बता दें कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान माननीय योगी जी जल्द से जल्द करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी कार्य को होने में समय लगता है जब वो सही तरीके से किया जाता है। उनका कहना है कि शिक्षा मित्र बार बार अपने मानदेय बढ़ोतरी को लेके धरना या आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। उनकी समस्याओं को बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि इनका एक मानदेय बढ़ाया जाए, और उस मानदेय में महंगाई के अनुसार, साल के अनुसार, या जो भी समय निर्धारित होगा उसके अनुसार स्वतः ही उनका मानदेय बढ़ता रहे, ताकि भविष्य में कभी भी मानदेय वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन ना करें। इनकी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी जब मानदेय वृद्धि होगी, और महंगाई के अनुसार भी इनके अंदर मानदेय अपने आप ही जुड़ता चला जाएगा। तो ये जो कमेटी बनी है वो इसीलिए बनी है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़े और प्रति वर्ष महंगाई के अनुसार उनका मानदेय कितना बढ़ जाए, ताकि भविष्य में शिक्षा मित्र इसको लेके कभी आंदोलित ना हो। जो दूसरी मुख्य समस्या है शिक्षा मित्रों की, उस पर लगभग पूर्ण रूप से सहमति बनी है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा। या समायोजन मतलब उनको या तो मूल विद्यालय वापसी का जो है लाभ दिया जाएगा, और महिला शिक्षा मित्रों को ट्रांसफर के लिए, चाहे वो इसी जिले का हो चाहे दूसरे जिले में हो, ससुराल के पास पोस्टिंग के लिए विकल्प खोले जाएंगे। ये इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। वो ये हो सकता है कि ये आदेश जल्दी ही आ जाए, लेकिन मानदेय वृद्धि को लेके शिक्षा मित्रों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप इंतजार कीजिए। एमएलसी जी के भी वही बयान था कि हमारी सरकार ने 3500 से सीधे 10,000 रुपये मानदेय शिक्षा मित्रों का किया था 2017 में, जब उनका समायोजन निरस्त हुआ था। और इतना एकदम 3 गुने से ज़्यादा मानदेय किसी भी सरकार में पहले नहीं हुआ था। तो 10,000 रुपये मानदेय 2017 में हुआ, आज 24 है, तो इतने सालों में 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। ये समस्या शिक्षा मित्रों की आज की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही 2 से 3 शिक्षा मित्रों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से हुई है कि वो अपना इलाज सही तरह से नहीं करा पाए। सोचने वाली बात है कि एक ही विद्यालय में जहाँ शिक्षक और शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं, शिक्षक जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है, अपना इलाज कराने में संपन्न होता है, उसके पास बीमा भी होते हैं, वो पॉलिसी भी ले सकता है। शायद हो सकता है कि उनके पास इतना जो है अपना जमा पूंजी होती है कि वो अपना इलाज महंगे से महंगे हॉस्पिटल में और अच्छे तरीके से कर सकें, लेकिन उसी विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी की वजह से अपना इलाज सही तरह से ना करा पाए और लास्ट में आके अपनी जो है जान खोनी पड़े। इससे ज़्यादा दुख उसके परिवार को क्या होगा कि जिसने समाज में एक ऐसी सेवा की जो शिक्षक पद है, एक ऐसी सेवा की जो सबसे ऊंचा पद है, उस सेवा को करने के बाद भी आर्थिक तंगी से जूझते हुए कोई अपना दम तोड़ रहा है।
इसके लिए ही ये बात है कि कैसे भी करके शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम सम्मानजनक हो, ताकि वो परिवार का भरण पोषण तो कर ही सके, साथ ही साथ एक सेविंग भी कर सके कि वो अपने भविष्य में किसी आने वाली ऐसी घटना के लिए धन संरक्षित कर सके। लेकिन ना तो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ शिक्षा मित्रों को दिया जा सकता है, ये बात पहले भी मीटिंग में तय हो चुकी है, और ना ही अभी उनका मानदेय बढ़ रहा है। मानदेय बढ़ने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, इस बारे में हम कैसे कह दें, क्योंकि इस बार जो जिम्मेदारी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी MLC जी ने उठाई है, वो कब तक रहेगी, कितने समय तक चलेगी, हम नहीं कह सकते। हो सकता है पुरानी बातों को थोड़ा सा याद किया जाए तो इस बार शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी का दामोदार सीधे तौर पर राजूदास महाराज जी की तरह ही श्री चंद्र शर्मा जी की तरफ आ गया है। क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जब भी शिक्षा मित्रों ने किसी भी नेता पक्ष को अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है, तो उनके साथ काफ़ी लंबा समय गुजरा है। संत श्री राजूदास महाराज जी की बात आप पूरी तरह से जानते ही हैं, पुराने क्या हुआ था, कितना समय उन्होंने लिया था शिक्षा मित्रों की बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने तक का, यहाँ तक कि जो आंदोलन भी रखा गया, सब काम हुए, लेकिन शायद कोई भी परिणाम नहीं निकला। अब भली बातें जानते हैं, आंदोलन तक स्थगित कर दिया गया एक दिन पहले ही, तो ये बड़ी विडम्बना थी कि इतने करीबी होने के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस बार माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी से शिक्षा मित्रों की विशेष उम्मीद है कि वो जो है शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। लेकिन उनके आज के इस वक्तव्य से साफ स्पष्ट है कि कोई भी कार्य बेहतर होने के लिए समय लगता है। जो कमेटी अभी कुछ साल पहले बनी थी, जो लोकसभा के चुनाव से पहले कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या था, ये आज तक शिक्षा मित्र संगठन के उच्च पद पर बैठे पदाधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो मानदेय को लेके जो फाइलें तैयार कर रहे थे, जो दे के आ रहे थे, और रात में जो है संगठन जो पूरा प्रयास कर रहा था, एक वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मानदेय वृद्धि को लेकर प्रयास कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट कहाँ चली गई? क्या उस समय कितना मानदेय शिक्षा मित्रों का होना चाहिए था, ये तय नहीं हुआ था? इस कमेटी में और पुरानी कमेटी में क्या अंतर है? क्या सिर्फ इतना अंतर है कि वो पुरानी कमेटी सिर्फ मानदेय निर्धारित कर रही थी और ये कमेटी शिक्षा मित्रों के मानदेय के साथ साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने के काम भी करेगी, उसकी रिपोर्ट भी बनाएगी। तो इतने से काम के लिए फिर से 3 महीने चाहिए? ये बड़ा ही विचित्र प्रश्न है खुद के लिए कि हमें कैसे क्या मानदेय की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए इतने महीने की रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसका समाधान क्यों जल्दी नहीं हो रहा है? क्योंकि शिक्षा मित्रों के पास समय बहुत कम है। जितना समय गुजरेगा उसका मनोबल टूटेगा, उसका विद्यालय में पढ़ाने का जो हौसला है वो भी कमज़ोर होगा। इसलिए सभी शिक्षा मित्रों से विशेष विनती है, आग्रह है कि वो अपनी हिम्मत बांधे रखें, शिक्षण कार्य में कोई कमी ना करें, क्योंकि जो कर्म है वो तो हमें करना है ही। अब जो फल मिलेगा शायद वो पहले से कई गुना ज़्यादा मिले। कोई भी हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं संगठन से भी, और ना ही किसी जो है सांसद जी के द्वारा। हमें पूरी उम्मीद रखनी है उनके साथ, पूरी आशा भरी निगाहों से उनके तरफ देखना है और कोशिश करनी है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। आप हमारी बात से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इधर उधर की फालतू बातें करने से अच्छा है कि सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।